हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी के साथ में कि आने वाले साल में आप अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंचोगे। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस साल का देखिए सबसे आखिरी मंथ का करंट अफेयर है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने देखिए पूरी सीरीज अच्छे से कंप्लीट करी है। अगर आपको इसके पहले के वीडियो देखना है तो आप हमारी मंथली देखिए करंट अफेयर की प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ क्रेजी जीके ट्रिक की देखिए ईयरली करंट अफेयर की बुक शंखनाद अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस वर्ष 24 भारतीय भाषाओं में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और एक आलोचना की पुस्तक को इन साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना गया है। अगर हम देखिए इंपॉर्टेंट 4 भाषाओं की बात करें, सबसे पहले संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें अरुण रंजन मिश्र को उनकी कविता शून्य मेघगानम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। वहीं पर हिंदी भाषा की बात करें तो संजीव जी को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए दिया गया है। और उर्दू भाषा में सादिका नवाब सहर को राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट देखिए 4 भाषाओं में किन्हें ये पुरस्कार दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा का पूछा जा रहा है तो अरुण रंजन मिश्र को उनकी कविता शून्य मेघगानम के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है। ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी 2024 को प्रदान किए जाएंगे। खेल रत्न पुरस्कारों में देखिए सबसे बड़े अवार्ड की बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो 2023 में देखिए 2 खिलाड़ियों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को, दोनों देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2023 में इन्होंने देखिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने खेल के क्षेत्र में। स्विस ओपन से लेकर इंडोनेशिया ओपन, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स सभी में देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और वर्तमान में BWF की देखिए रैंकिंग के अनुसार ये दोनों खिलाड़ी पहले स्थान पर मौजूद हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो इस साल देखिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें से देखिए हर एक स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें तो तीरंदाजी के क्षेत्र में ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। शतरंज के फील्ड में R वैशाली को, क्रिकेट के क्षेत्र में मोहम्मद शमी को, घुड़सवार के क्षेत्र में अनुष अग्रवाल को, गोल्फ में बात करें तो दीक्षा डागर, कबड्डी में पवन कुमार और रितु नेगी को, टेबल टेनिस के क्षेत्र में अयिका मुखर्जी, पैरा तीरंदाजी के क्षेत्र में शीतल देवी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्लाइंड क्रिकेट में अजय कुमार रेड्डी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अर्जुन पुरस्कार जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 की भी घोषणा की गई। लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 और रेगुलर कैटेगरी में 5 कोच को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वहीं ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें जो कि खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, इस बार 3 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की तो ये देखिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। आप सभी को पता ही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ये खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। और पहली बार देखिए फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो देखिए मलेशिया में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। फाइनल में
जर्मनी ने फ्रांस को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं पर देखिए स्पेन ने भारत को हराकर तीसरा स्थान जो है वो हासिल करा है। अभी हाल ही में देखिए 5th FIH हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसके विनर कौन थी? नीदरलैंड टीम थी। तो अगर हम पुरुषों में बात करें तो जर्मनी, और अगर देखिए महिलाओं में बात करें तो नीदरलैंड। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्स SDB को किसने डिज़ाइन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड एक्सचेंज मतलब SDB का उद्घाटन जो है वो किया है, जो कि एक ही देखिए परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान होने का दावा करता है। अगर हम बात करें कि सूरत डायमंड बोर्स को किसने डिज़ाइन किया है, तो मॉर्फोजेनेसिस ने इसको डिज़ाइन किया है। ये दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंटागन से भी बड़ा है। अगर हम सूरत डायमंड बोर्स की बात करें तो यह हीरे के व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने और हीरे के व्यापार को मुंबई से सूरत में देखिए स्थानांतरित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि हीरे काटने और चमकाने का केंद्र है। सूरत जो है इसके तहत देखिए अब हीरे और आभूषणों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। वर्तमान में हीरे का व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में देखिए स्थित है। अगर हम SDB की बात करें तो देखिए इसकी आधारशिला जो है वो 2015 फरवरी में रखी गई थी, और हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के देखिए सूरत में स्थित है। और किसने डिज़ाइन किया इसको? मॉर्फोजेनेसिस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आए? तो पहले देखिए पैरा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया। इस बार देखिए इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 खेलों को शामिल किया गया था, और पदक तालिका में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो हरियाणा राज्य जो है वो पहले स्थान पर आए। हरियाणा राज्य ने 40 स्वर्ण, 29 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर की बात करें तो वो क्या था? उज्ज्वला था, मतलब एक गोरैया। ठीक है, हरियाणा राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सर्ववेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री ने देखिए कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराम में सर्ववेद महामंदिर धाम का हाल ही में उद्घाटन किया गया। ये मंदिर जो है 7 मंजिला है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ ये मंदिर जो है वो देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी है। मंदिर परिसर में 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सैंडस्टोन की प्रतिमा जो है वो भी स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, सर्ववेद महामंदिर धाम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH द्वारा FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में FIH ने हॉकी स्टार्स अवार्ड 2023 की घोषणा करी है। जल्दी से हम देखिए डिस्कस करें तो FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, पुरुषों में दिया गया है हार्दिक सिंह को, जो कि इंडिया के हैं। वहीं फीमेल में अगर हम बात करें तो जैंदी वार्ड को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, जो कि नीदरलैंड की प्लेयर हैं। वहीं पर ही अगर हम देखें FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो फीमेल में ये पुरस्कार दिया गया सविता पुनिया को। भारत की देखिए गोलकीपर हैं सविता पुनिया। वहीं अगर पुरुषों की बात करें, पिरमिन ब्लॉक को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया हार्दिक सिंह को, और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया सविता पुनिया को। ठीक है, यहाँ पर हार्दिक सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो फ्रेंड्स क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? दुबई में किया गया। दुबई में खेले गए देखिए इसके फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने UAE को हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अंडर 19 एशिया कप देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। और भारत देखिए इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, जिसने 8 बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत रखा है। 2023 में देखिए खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स कुवैत के देखिए राजा
मतलब शासक अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा का हाल ही में निधन हो गया, जिसके बाद भारत में भी देखिए एक दिन का राजकीय शोक जो है वो भी घोषित किया गया था। शेख नवाब अल अहमद अल सबा के निधन के बाद कुवैत का वर्तमान राजा जो है वो अब युवराज शेख मेशाल अल अहमद अल सबा को देखिए नियुक्त किया गया है, जो कि कुवैत के अगले अमीर हैं। ध्यान रखिएगा, किस देश के शासक? कुवैत के। बी आंसर। 26वें वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क में देखिए खेले गए फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर 26वें वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। फ्रांस की बात करें तो ये वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का इसका तीसरा खिताब है। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में किया गया, जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके 26वें संस्करण का देखिए चैंपियन कौन रहा है? फ्रांस रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स क्या नाम है? बाराकूडा। हाल ही में देखिए इस भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया। बाराकूडा का नाम जो है तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें कि किसने देखिए इसका निर्माण किया, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवॉल्ट ने देखिए इसका निर्माण किया। अगर इस नाव की हम अधिकतम गति की बात करें तो लगभग 12 नॉट समुद्री मील है। वहीं इसकी मारक क्षमता जो है 50 किलोमीटर तक है, जो कि विशेष ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकूडा। बी आंसर। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने किस राज्य को हराकर जीता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा ने देखिए पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और राजस्थान को हराकर ये खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। तो यहाँ पर ए आंसर राजस्थान बिल्कुल सही होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में हरियाणा के गेंदबाज देखिए सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जो है वो दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो कि किसके द्वारा देखिए ऑर्गेनाइज की जाती है? बीसीसीआई के द्वारा। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2002-2003 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा 2023 में किस राज्य ने ट्रॉफी जीती है? हरियाणा क्रिकेट टीम ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IUCN द्वारा साइगा को लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया, यह किस जानवर की प्रजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में IUCN द्वारा हिरण की एक प्रजाति जो है साइगा, उसको लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। साइगा सेगा हिरण की प्रजाति जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेगा टाटारिका। वर्तमान में ये हिरण की प्रजाति जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया और मंगोलिया में पाई जाती हैं। इसका निवास स्थल जो होता है वो अक्सर मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। IUCN द्वारा वर्ष 2001 में इस प्रजाति साइगा को गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया था, जिसके बाद देखिए उसके संरक्षण में वृद्धि होने से इसे लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाल दिया गया है। इसीलिए देखिए सुर्खियों में था। साइगा जो है ये किस जानवर की प्रजाति है? हिरण की है। यहाँ पर हमने IUCN की बात करी तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN द्वारा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए उनको रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो किसे सम्मानित किया है? नोवाक जोकोविच और आरेना सबलेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के ITF 2023 के रूप में देखिए सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच को यह देखिए 8वां और आरेना सबलेंका को पहला ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोवाक जोकोविच देखिए सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 2023 में इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो अपने नाम किए थे, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन। वहीं आरेना सबलेंका की बात करें तो बेलारूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो है वो अपने नाम किया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नोवाक जोकोविच और आरेना सबलेंका। सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। इस सड़क सुरक्षा 2023 पर देखिए वैश्विक स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो 2010 और 2021 के बीच
दुनिया भर में सड़क यातायात से होने वाले देखिए मौतों की संख्या में देखें तो 5% देखिए गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। वहीं पर अगर हम भारत में बात करें तो मौतों की संख्या जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली है, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो 5% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए नीति आयोग ने कृषि विपणन सुधार रैंकिंग जारी करी है। यहाँ पर कृषि विपणन सुधार रैंकिंग की बात करें तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, किसान को अपनी उपज को बेचने के लिए जो पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराएं उस राज्य ने, साथ ही में जो ई ट्रेडिंग के लिए किए गए उनके प्रयास हैं उनको ध्यान में रखते हुए रैंकिंग दी गई है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर देखिए आंध्र प्रदेश राज्य को रखा गया है, वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। कृषि विपणन की बात करें तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान करनी पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष एजेंसी के विजन 2047 के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो ने इस मिशन के तहत चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा जा रहा है उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा से सैंपल को देखिए वापस लाने के लिए ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए 2023 में चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के देखिए पास सफलतापूर्वक देखिए सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। इसी के साथ साथ 2023 में ही भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो है वो सितंबर में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। तो भारत की देखिए इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सफलता देखने को मिली है उसी को देखिए आगे बढ़ाते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 को देखिए लॉन्च करने की योजना बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है? तो फ्रेंड्स, पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। देखिए बात करें कि सुर्खियों में क्यों है, तो रक्षा मंत्रालय ने इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए लगभग 6400 रॉकेट्स की खरीद के लिए हाल ही में मंजूरी दी है। इसमें भारतीय सेना जो है केवल स्वदेशी स्रोतों से ही देखिए रॉकेट की खरीदारी करेगी। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम जो है भगवान शिव के धनुष के आधार पर रखा गया है। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से 44 सेकेंड में 12 रॉकेट चलाए जा सकते हैं। इसे किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने देखिए वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 जो है वो जारी करी है। इस रैंकिंग में 64 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था और भारत को जो रैंक दी गई है वो दी गई है 49वीं, 49। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2023 के देखिए इस रैंकिंग के अनुसार भारत ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल के क्षेत्र में सुधार किया है। इस रैंकिंग में देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर रखा गया है सिंगापुर को। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक रही है 49। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लालदूहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने, वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए। अगर हम उनके रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ये 5 राज्य देखिए कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए विधानसभा की सीट कितनी है? 230 है। और 2023 के देखिए इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ा देखिए दल बन के निकली है, जिसने 163 सीट जो है वो जीती है। वहीं अगर हम देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी देखिए सबसे बड़ा दल निकला, जिसने 115 सीट जीती है। मेजॉरिटी के लिए देखिए यहाँ पर 101 सीट रिक्वायर्ड थी और 115 सीट जीती है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा की कुल सीट है 90 सीट्स। मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए? 46,
और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़े दल के रूप में निकली, जिसने 54 सीट जो है वो अपने नाम करी। पिछले देखिए असेंबली इलेक्शन में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो इस बार यहाँ पर देखिए सरकार चेंज हो गई, बीजेपी की सरकार हो गई छत्तीसगढ़ के अंदर। तेलंगाना राज्य की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की सीट है 119, मेजोरिटी के लिए चाहिए 60 सीट्स। और यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा देखिए सीट हासिल करी, कितनी 64। मेजोरिटी के लिए 60 चाहिए थी, तो इजीली इन्होंने सरकार बना ली यहाँ पर। वहीं मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में देखिए विधानसभा की कुल सीट है 40, यहाँ पर मेजोरिटी के लिए चाहिए थी 21। और जोरम पीपल्स मूवमेंट ने देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 20 सीट्स जो है वो हासिल करी हैं। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और जोरम पीपल्स मूवमेंट के ही देखिए जो अध्यक्ष है वही देखिए मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन है? लालदुहोमा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस पार्टी से संबंधित हैं, तो जोरम पीपल्स मूवमेंट, ZPM। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन पांचों स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम जो है वो आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित तूफान मिचोंग का प्रभाव भारत के दक्षिण पूर्वी तट के राज्यों में देखने को मिला। इस तूफान का नाम दिया गया किसके द्वारा? देखिए इस तूफान को नाम दिया गया म्यांमार के द्वारा। हाल ही में देखिए बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात मिचोंग जो है ये भारत के देखिए दक्षिण पूर्वी तट से टकराया। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव जो है वो केरला तट पर देखने को मिला। भारत के देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों को देखिए इसने प्रभावित किया। चक्रवात मिचोंग जो है ये साल 2023 का बंगाल की खाड़ी में आने वाला चौथा और हिंद महासागर में आने वाला छठा तूफान है। किस कंट्री के द्वारा देखिए इस तूफान को नाम दिया गया मिचोंग? म्यांमार के द्वारा। 2023 में देखिए कुछ और चक्रवात हमको देखने को मिले थे। अरब सागर में जून के महीने में हमको देखने को मिला था चक्रवात बिपर जो है वो, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में था। मोचा की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला था और हाल ही में आया हुआ भी मिचोंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू वैशाली आर का संबंध किस राज्य से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो ध्यान रखना है आपको कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है। हाल ही में देखिए इन्होंने स्पेन में ओपन चेस टूर्नामेंट में टेमर स्लेब्स को हराया है, जिसके बाद तमिलनाडु की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु से, बी आंसर। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। इसके फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसने? जर्मनी ने। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। इस देखिए वर्ल्ड कप के अंदर 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? फीफा के द्वारा देखिए इसका आयोजन किया जाता है। जर्मनी इस बार विजेता रहा है, पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म खोजे गए हैं? तो शोधकर्ताओं ने राजस्थान के देखिए जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेटेशियस शार्क जीवाश्मों की खोज करी है। ये शार्क जीवाश्म जो है लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो अर्ली क्रेटेशियस शार्क के लिए ये एक महान परिवर्तन का काल था। इस काल के दौरान नई प्रजातियां विकसित हुई और पुरानी प्रजातियां जो है वो गायब हो गई। तो 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई राजस्थान के अंदर, बी आंसर सही होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ICFRI की पहली महिला महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया कंचन देवी को। कंचन देवी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की देखिए भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करें तो भारत की देखिए वानिक अनुसंधान तंत्र में एक शीर्ष संस्था है जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ध्यान रखिएगा इस संस्था की कंचन देवी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स किसे घोषित किया गया? रीज वर्ड को। रीज का देखिए अर्थ अगर हम समझें तो इसका अर्थ जो है वो आकर्षित करने की क्षमता होती है। अगर हम देखिए अलग अलग डिक्शनरियों के
वर्ड ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा देखिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया एआई का फुल फॉर्म आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो उसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया हैलुसिनेट को। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, रिज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI ने जितेश जॉन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? जितेश जॉन को। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। जितेश जॉन जो हैं ये देखिए 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने इससे पहले ऊर्जा मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखिए IBBI की बात करें तो इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी, जिसका काम क्या है? भारत में बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी की देखरेख करना। यहाँ पर जितेश जॉन। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मृदा दिवस। साथ ही साथ 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा, दोनों दिन जो है ये 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। विश्व मृदा दिवस की अगर हम बात करें तो 2023 में देखिए इसका विषय क्या था? मिट्टी और जल जीवन का एक स्रोत। पहली बार आधिकारिक देखिए रूप से विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो 2023 में देखिए ये पुरस्कार जो है किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने जीता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ये पुरस्कार जो है किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों द्वारा समकालीन भारत पर गैर फिक्शन के लिए दिया जाता है। अक्षय मुकुल को 2023 में देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़। अगर हम बात करें कि किस बुक के लिए उन्हें देखिए ये पुरस्कार दिया गया जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा उनकी बुक राइटर, रिबल, सोल्जर, लवर, द मेनी लीव्स ऑफ अगेय, मतलब लेखक, विद्रोही, सैनिक, प्रेमी, अगेय के अनेक जीवन। इस बुक के लिए अक्षय मुकुल को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2023 जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 114 सीट होगी। यह बिल जो है लोकसभा के देखिए शीतकालीन सत्र में पारित हो चुका है। इसके तहत देखिए सीटों की संख्या जो है वो 107 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 114 कर दी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। पहली बार देखिए 9 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें उपराज्यपाल जो है वो 3 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, जिसमें से 2 कश्मीरी प्रवासी, जिनमें से 1 महिला और 1 POK शरणार्थी होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के। इसके तहत देखिए जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या देखिए बढ़ाकर 107 से कितनी कर दी गई हैं? 114 कर दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में देखिए अभी तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए, जहां पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा देखिए राजनीतिक दल बनकर उभरा है, जिन्होंने देखिए 64 सीट जो है वो हासिल करी। और कांग्रेस के देखिए रेवंती रेड्डी जो है वो तेलंगाना राज्य के अगले नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो विश्व का सबसे बड़ा देखिए और एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाया है, जिसे हाल ही में 1 दिसंबर को जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है फ्यूजन, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है फ्यूजन। तो फ्यूजन और फिजन में क्या अंतर होता है ये हम समझते हैं। देखिए फ्यूजन किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु केंद्रकों की देखिए मिलने की नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें बड़े तत्व का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। हमारा सूर्य जो है, सन जो है,
वो इसका सबसे बड़ा देखिए उदाहरण है। वहीं पर देखिए अगर हम फिजन वर्ड की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, भारी नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जिससे भारी नाभिक जो है वो छोटे छोटे नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वर्तमान में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें देखिए इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसी की मदद से ऊर्जा जो है वो उत्पन्न की जाती है। और अभी हम देखिए जो बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की, जिसका नाम है JT60SA। इसमें देखिए हाइड्रोजन का फ्यूजन करके हीलियम को बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हीट और देखिए लाइट के रूप में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो किसने बनाया है? जापान और यूरोपीय यूनियन ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह को सुजय लाल थाउसेन के स्थान पर महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो इससे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के निदेशक थे। उनको देखिए वहां से अब हटाकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ITBP के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रजगोत्रा को नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर? अनीश दयाल सिंह के स्थान पर। हम CRPF की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो भारत के देखिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा एक दल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है इसका? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक शंखनाद जो है अब मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप देखिए बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। 2 से 4 दिन के अंदर देखिए बुक आपके पास पहुँच जाएगी। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखिए हमने बुक आपके लिए डिज़ाइन करी है। करंट अफेयर आपका देखिए इसी बुक से आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने फ्रेंड्स तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो फ्रेंड्स, पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए सुकृता पॉल कुमार को 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है देखिए इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? सुकृता पाल कुमार को उनकी बुक सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इससे पहले ही देखिए अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन जो है वो किया गया था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चर्चा में रहा चविट्टू नाटकम लोक थिएटर किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, किस राज्य से संबंधित है? ये केरला से संबंधित है। हाल ही में केरल में 500 से अधिक महिलाओं ने चविट्टू नाटकम लोक थिएटर का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। इस प्रदर्शन में महिला समूह ने महिलाओं की 25 साल की यात्रा को दर्शाया था, जो कि राज्य में गरीबी से लड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, चविट्टू नाटकम लोक थिएटर किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, अयोध्या धाम स्टेशन। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन आता है। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एस जयशंकर के द्वारा। भारत के देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाई भारत मैटर्स पुस्तक जो है वो लिखी है। इस बुक को देखिए 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। एस जयशंकर ने इस पुस्तक में वर्ष 2023 में भारत की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया है।
ध्यान रखिएगा, वाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। एस जयशंकर की देखिए एक बुक और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये पुस्तक भी एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो फ्रेंड्स, यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं, जिसमें अमृतसर में देखिए स्थित रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो दिया गया। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। रामबाग गेट और प्राचीर के अलावा केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकारा मंडपम ने विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं हरियाणा में देखिए चर्च ऑफ एपिफेनी को योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पंजाब में पीपल हवेली को अपनी परिवर्तनकारी विरासत प्रथाओं के लिए सतत विकास के लिए विशेष मान्यता मिली है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पंजाब बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, सेबी ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। प्रमोद अग्रवाल जो है वो एसएम मुंद्रा के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। ये अपना कार्यकाल जो है जनवरी 2024 से देखिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करी तो ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में देखिए 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ पर है ये? मुंबई, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर प्रमोद अग्रवाल, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए ये सूची जारी हुई जिसमें पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी जो हैं ईगा स्विएटेक, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। इनकी जो देखिए साल भर की अर्निंग है वो कितनी है? लगभग $24 मिलियन के आसपास है। भारत की देखिए जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, वो 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ इस सूची में 16वें स्थान पर हैं। पीवी सिंधु जो है वो देखिए एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो ईगा स्विएटेक। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है और पोलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। यह किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान करी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर लाया गया। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर लाया गया। और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 2023, वो किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अब देखिए इस अधिनियम एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बातें डिस्कस करें तो इन नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान किए हैं। इन नए अधिनियमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के फैसले तक पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल बनाने का प्रावधान किया है। इन नए कानूनों में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा देखिए अभी सुर्खियों में रहा है ये। इसी के साथ साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 18 वर्ष से कम आयु की महिला से दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसी के साथ साथ इन नए कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इस देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का नाम क्या है? सेनकॉप्स है।
इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। अगर हम देखिए इस सुरक्षा केंद्र में सुविधाएं देखें तो चेहरे की पहचान, डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमानित पुलिसिंग, साक्ष्य का एकत्रीकरण और हाई लेवल फॉरेंसिक जांच जो है वो की जाएगी। ध्यान रखिएगा, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना की गई चंडीगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? तो पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने साइबेरिया, रूस में एक महत्वपूर्ण किले की खोज की है। इसे विश्व में अब तक का सबसे प्राचीन किला जो है वो कहा जा रहा है। इस किलेबंद बस्ती का नाम जो है वो क्या है? अमन्या है। ये किला अमन्या नदी के किनारे पर ही स्थित है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस किले का निर्माण जो है लगभग 8000 साल पहले हुआ था। ध्यान रखिएगा, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? रशिया में। अगला क्वेश्चन आता है, मंडला पूजा के लिए प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाल ही में देखिए केरल के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा का आयोजन किया गया। ये पूजा भगवान अयप्पा मंदिर में 2 महीने तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के समापन का प्रतीक होती है। मंडला पूजा के बाद मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, जो बाद में मकरविल्लुकु अनुष्ठान के बाद खोला जाता है। सबरीमाला मंदिर, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में केरल राज्य में स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान अयप्पा को समर्पित है। और सबरीमाला मंदिर जो है अपनी अनूठी तीर्थ परंपराओं और प्रथाओं के लिए जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की देखिए संगीत नगरी ग्वालियर मध्य प्रदेश में तबला दरबार में एक साथ 1500 लोगों ने तबला वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तबला दरबार उत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? ग्वालियर के किले कर्ण महल में। ये संगीत कार्यक्रम जो था तानसेन समारोह का हिस्सा था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा करी है कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, तबला दिवस के रूप में देखिए कौन सा दिन मनाया जाएगा? 25 दिसंबर। 2023 में ही ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने संगीत नगरी के रूप में घोषित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। मणिपुर राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया। सांस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर देखिए फुल फॉर्म क्या है सांस का? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। मणिपुर राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपन रंजन सिंह ने देखिए इंफॉल से सांस अभियान की शुरुआत करी है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। भारत में देखिए वर्तमान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में 15% मौतें जो हैं वो निमोनिया की वजह से होती हैं। निमोनिया जो है ये एक फेफड़ों का देखिए संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरल या फंगल संक्रमण से होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सांस अभियान 2023-24 मणिपुर राज्य में शुरू किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। अगला क्वेश्चन आता है, डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हुआ, इसने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण द्वारा प्रस्तुत डाकघर विधेयक 2023 को राज्यसभा से पारित किया गया। यह विधेयक जो है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के स्थान पर लाया गया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर देश भर में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना। इस नए कानून के अनुसार अब डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार होगा। महानिदेशक जो है वो डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति या फिर बिक्री से संबंधित नियम बना पाएंगे। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के पास किसी भी देश या क्षेत्र के साथ की गई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की शक्ति होगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1882 से 1887 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लेख मिलता है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। इसीलिए भारतीय डाकघर विधेयक जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके स्थान पर लाया गया?
भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। ये आंसर। कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, कैप्टन विजयकांत एक भारतीय राजनीतिज्ञ और तमिल अभिनेता थे। हाल ही में इनका निधन हुआ। इन्होंने फ्रेंड्स डीएमडीके राजनीतिक दल की स्थापना की थी। डीएमडीके राजनीतिक दल के संस्थापक और अध्यक्ष थे। यहाँ पर देखिए, डीएमडीके राजनीतिक पार्टी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम, ये इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। डीएमडीके पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष कैप्टन विजयकांत का हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। ये महोत्सव जो है श्रीमद् भागवत गीता के जन्म के देखिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 की थीम क्या थी इस बार? वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। इस वर्ष असम राज्य को महोत्सव का मुख्य भागीदारी देखिए राज्य भी बनाया गया था। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को वर्ष 2002 में राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर मनाया गया? हरियाणा, कुरुक्षेत्र। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए, इसरो की वैज्ञानिक है VR ललितांबिका, उनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। VR ललितांबिका को यह पुरस्कार जो है भारत फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में देखिए उनके किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगर हम देखिए फ्रांस के द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान की बात करते हैं, तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1802 में हुई थी। यह पुरस्कार फ्रांस के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पर VR ललितांबिका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। SSC ने देखिए हाल ही में अभी GD का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, जिसके अंतर्गत देखिए 26,000 के आसपास वैकेंसीज जो है वो डिक्लेयर करी है। इसका एग्ज़ाम जो है वो मार्च अप्रैल में 2024 में देखिए आयोजित होगा। जो भी स्टूडेंट देखिए इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उन सभी के लिए देखिए SSC GD का एक रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। इस बैच को देखिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इस रिकॉर्डेड क्लास के अंदर देखिए आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी एंड इंग्लिश के देखिए आपको क्लासेस मिलती है। सिस्टमेटिक तरीके से देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट मिलेगा। अभी आपके पास देखिए लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, तो अच्छे से स्टडी कर सकते हो आप। और इस बार वैकेंसीज भी देखिए काफ़ी अच्छी है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहुत ही देखिए नॉमिनल कॉस्ट पर ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। 999 में आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के प्रमुख राज्यों का दुग्ध उत्पादन हुआ, चाहे अंडा प्रोडक्शन हुआ, मांस प्रोडक्शन और उन उत्पादन राज्यों को रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है। अगर हम देखिए दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो पहले नंबर पर देखिए उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। वहीं पर अंडा प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का पहले नंबर पर स्थान आता है। मीट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पर स्थान आता है। और ऊन की बात करते हैं तो राजस्थान का पहले नंबर पर स्थान आता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नंबर पहला है। अगला क्वेश्चन आता है, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, 13 सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंजाब ने। चेन्नई के देखिए स्टेडियम में खेले गए 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पंजाब ने हरियाणा को हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देखिए अगर हम महिलाओं की बात करें तो इसी साल फरवरी में देखिए 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसका खिताब मध्य प्रदेश ने जीता था। तो महिलाओं में देखिए खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। और हाल ही में देखिए पुरुषों की चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसका खिताब जीता है पंजाब ने। यहाँ पर हम सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की बात करते हैं तो एक राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1928 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर पंजाब बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आता है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हाल ही में देखिए अभी 4th फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की घोषणा की गई। इन अवार्ड्स में ड्रामा, सीरीज़ और कॉमेडी की श्रेणियों में देखिए अवार्ड प्रदान किए गए। अगर हम बेस्ट सीरीज़ की बात करें तो ये खिताब दिया गया स्कूप को। यहाँ पर पूछा जा रहा है बेस्ट सीरीज़ का, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। वहीं पर ही देखिए अगर हम बेस्ट सीरीज़ क्रिटिक्स की बात करें तो ट्रायल बाय फायर को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। यहाँ पर स्कूप बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार में से एक हैं। ये हर साल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? पशुपालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस मंत्रालय से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस मिशन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2014 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी गो जातीय नस्लों के संरक्षण और विकास का काम करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? पशुधन और डेयरी से। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, अंकोर वाट मंदिर की अगर हम बात करें तो ये किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। हाल ही में देखिए इटली के पोम्पेई के स्थान पर दुनिया का 8वां अजूबा ये बन गया है, अंकोर वाट मंदिर। 8वां अजूबा की मान्यता जो है एक अनौपचारिक मान्यता है जो नई संरचनाओं, परियोजनाओं और डिज़ाइनों को प्रदान की जाती हैं। अंकोर वाट मंदिर की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था 12वीं शताब्दी में। ये मंदिर जो है मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में ये एक बौद्ध मंदिर में बदल गया है। इसको 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट मंदिर हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। दुनिया का 8वां अजूबा बना, किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत द्वारा जारी वैक्सीन माबेला किस बीमारी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रूबेला से देखिए बच्चों के बचाव के लिए एक वैक्सीन जो है वो जारी करी है, जिसका नाम क्या है? माबेला है। किससे संबंधित है माबेला? खसरा और रूबेला से संबंधित है। यहाँ पर हम देखिए खसरा और रूबेला की बात करें तो ये एक वायरल संक्रमण है जो छोटे बच्चों के लिए गंभीर है, लेकिन आसानी से देखिए इसे टीके से रोका जा सकता है। ये रोग जो है खांसी या फिर छींक के साथ देखिए निकलकर हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रूबेला से बच्चों के बचाव के लिए एक वैक्सीन जारी करी, जिसका नाम क्या है? माबेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी है? तो भारतीय अभिनेत्री जो है ट्विंकल खन्ना, उनके द्वारा देखिए लिखी गई पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज। हाल ही में देखिए इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। वेलकम टू पैराडाइज की बात करते हैं तो इस पुस्तक में लघु कथाओं का संग्रह है, जिसमें जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं को बताया गया है। ये देखिए ट्विंकल खन्ना की चौथी बुक है। इससे पहले ट्विंकल खन्ना की 3 बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो हाल ही में देखिए सऊदी अरब में एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा भारत की पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे दिया गया? शीतल देवी को। एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा 6 श्रेणियों में पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए, जैसे कि बेस्ट मेल एथलीट, बेस्ट फीमेल एथलीट, बेस्ट यंग एथलीट। तो इसी कैटेगरी में बेस्ट यंग एथलीट का खिताब जो है वो शीतल देवी को दिया गया। शीतल देवी की बात करते हैं तो देखिए जम्मू कश्मीर से आती है। हाल ही में देखिए इन्होंने एशियाई पैरालंपिक 2022 में व्यक्तिगत और मिश्रित टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया था। ध्यान रखिएगा, शीतल देवी। अगला क्वेश्चन आता है, 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वें व्यास सम्मान 2023 से हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को देखिए सम्मानित किया गया है। पुष्पा भारती को यह सम्मान जो है उनके देखिए लेख यादें और यादें के लिए दिया गया है। इससे पहले अगर हम देखिए 32वें व्यास सम्मान की बात करें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाने के लिए 32वां व्यास सम्मान जो है वो दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें
तो ये प्रतिवर्ष देखिए किसी भारतीय नागरिक को उनके पिछले 10 वर्षों में देखिए प्रकाशित हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। 1991 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी और पहले व्यास सम्मान देखिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे रामविलास शर्मा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पुष्पा भारती बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इनमें से किसने शपथ ली है? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव देखिए हाल ही में कंप्लीट हुए। वहाँ पर देखिए बीजेपी को मेजोरिटी जो है वो मिली है। बीजेपी नेता विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने? विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई जो है छत्तीसगढ़ के देखिए चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ साथ देखिए इस पद पर आने वाले वो पहले आदिवासी नेता भी बने हैं। इनसे पहले अजीत जोगी, रमन सिंह और भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स CCPI इंडेक्स जो है हाल ही में जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत को 7वें स्थान पर रखा है। देखिए पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग जो है वो एक पायदान से देखिए इंप्रूव हुई है। CCPI इंडेक्स की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 2005 से देखिए ये प्रकाशित किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में 63 देश और एक देखिए यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया है, जिसमें ये सभी मिलकर 90% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि 2014 में देखिए भारत की रैंक जो थी वो 31 थी, वहाँ से अगर कंपेयर करें 2023 में तो भारत की रैंक जो है वो 7वें स्थान पर आ गई हैं। यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हनुका त्यौहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? तो हनुका त्यौहार जो है देखिए ये यहूदी धर्म का रोशनी का एक त्यौहार है। हनुका 8 दिनों तक देखिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यहाँ पर हनुका एक जो शब्द है ये हिब्रू शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? समर्पण। ये त्यौहार जो है 9 शाखाओं वाले कैंडेलब्रम की देखिए मोमबत्तियों को जलाकर मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर मेनोरा या फिर हनुका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हनुका त्यौहार जो है ये किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से। हाल ही में किस देश ने 2023 का वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है? किसने जीता है? नीदरलैंड ने। अर्जेंटीना को देखिए फाइनल में 4-1 से हराकर नीदरलैंड ने 2023 वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो अमेरिका में किया गया। भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो देखिए 9वें स्थान पर आए। विजेता कौन रहा है? नीदरलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स कबीर बेदी को ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से देखिए सम्मानित किया गया है, जो कि इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसे? कबीर बेदी को। कबीर बेदी की बात करें तो भारत के देखिए सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं में से एक हैं, जिनका करियर जो है वो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और यूरोप तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, कबीर बेदी को दिया गया इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति जो है देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। क्यों सुर्खियों में रही ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोया जनजाति ने हाल ही में अपनी जो पारंपरिक बांसुरी है परमाकोर, उसको बनाने के लिए बाइसन हॉर्न का उपयोग जो है वो करना बंद कर दिया है और ताड़ के पत्ते से बने एक वाद्य यंत्र को अपनाकर एक काफ़ी देखिए अनुकरणीय बदलाव किया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही कोया जनजाति। कोया जनजाति का संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा देखिए पहाड़ी श्रृंखला में देखिए निवास करती है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में इन्होंने अपनी पारंपरिक बांसुरी को बनाने के लिए बाइसन हॉर्न का उपयोग जो है वो बंद कर दिया है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के देखिए 19वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। इनसे पहले देखिए शिवराज सिंह चौहान जो थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में देखिए विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए मध्य प्रदेश में, जहां पर बीजेपी ने देखिए फुल मेजोरिटी ली है और मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव जो है देखिए उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और बीजेपी के एक प्रमुख नेता हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी CM भी बनाया गया है। इस बार हुए देखिए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीट पर जीत हासिल करी है।
अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे देखिए कार्यकाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खबरों में रहे परनीत कौर और प्रथमेश जावकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के देखिए परनीत कौर और प्रथमेश जावकर ने ताइपे तीरंदाजी ओपन 2023 स्पर्धा में महिला और पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये तीरंदाजी ओपन टूर्नामेंट जो था ये 8 से 10 दिसंबर के बीच में चीन के ताइपे में देखिए आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, परनीत कौर और प्रथमेश जावकर तीरंदाजी से संबंधित हैं। बी आंसर। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित गणपति भट्ट को, कर्नाटक के देखिए पंडित गणपति भट्ट को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है वो दिया गया है। हाल ही में संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान और कवि प्रदीप सम्मान की घोषणा करी है। कवि प्रदीप सम्मान की बात करें तो ये दिया गया है नरसिंहपुर के देखिए गुरु सक्सेना को। यहाँ पर देखिए हम राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देखिए देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान है, जो कि देखिए कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति को दिया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा देखिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में देखिए स्थापना की गई थी। डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, पोलैंड के देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मोट्यूज मोराकीवी के संसद में विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, पोलैंड। डोनाल्ड टस्क पोलैंड की देखिए मध्य मार्गी दल सिविक प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं। इससे पहले डोनाल्ड टस्क ने 2007 से 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री और 2014 से 2019 तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पोलैंड की बात करें तो देखिए ये एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी क्या है? वर्साओ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट किस शहर में लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने COP28 की C40 बैठक में जलवायु कार्रवाई के लिए द सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट को देखिए प्रस्तुत किया है। सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट जो है ये जल निकाय कायाकल्प से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही इसमें भूजल स्तर में 2 मीटर तक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस परियोजना से अगले 5 वर्षों में 500 झीलों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य लिया गया है। यहाँ पर हमने देखिए C40 बैठक की बात करी तो C40 दुनिया के प्रमुख शहरों के लगभग 100 मेयरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो जलवायु संकट का सामना करने के लिए एकजुट हैं। ध्यान रखिएगा, द सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट जो है ये किस शहर में लॉन्च किया गया? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? देखिए भजन लाल शर्मा को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए जहां पर भाजपा ने 115 सीटें जो है वो जीती हैं और बहुमत हासिल किया है। और राजस्थान को देखिए अगला नया सीएम जो है वो देखने को मिला भजन लाल शर्मा के रूप में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए जो 5 स्टेट के अंदर विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं उन 5 स्टेट के सीएम का नाम जरूर आप दिमाग में रखिएगा। जैसे कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मिजोरम में लालदू होमा। तो ये 5 नाम जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बन्नी घास का मैदान किस राज्य में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में देखिए काफ़ी सुर्खियों में रहा बन्नी घास का मैदान किस राज्य में देखिए पाया जाता है? गुजरात में। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के बन्नी घास के मैदान में चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। बन्नी घास का मैदान जो है ये गुजरात में कच्छ के महान रण के देखिए पास में स्थित है। इसके आकार के चलते इसे एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान जो है वो माना जाता है। ये बन्नी घास का मैदान 2618 किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन आता है, वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए वज्र प्रहार का संबंध है भारत और अमेरिका से। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का हाल ही में देखिए 14वां संस्करण जो है 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में देखिए उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया।
वज्र प्रहार के देखिए उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है और एक दूसरे की सेनाओं के अनुभवों का लाभ उठाना होता है। ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? मेघालय उमरोई में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अमृत टेक्नोलॉजी अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है? किस संस्था ने विकसित करी है? आईआईटी मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी मतलब अमृत तकनीक जो है वो विकसित करी है। और ये तकनीक जो है जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप घरेलू और सामुदायिक स्तर के जल शोधन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा देखिए विकसित की गई हैं और पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने की एक टेक्निक है। यहाँ पर हमने जल जीवन मिशन की भी बात करी तो देखिए ये कब शुरू हुआ था? 2019 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ड्रग एंड क्राइम पर देखिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है। कौन बन गया है? म्यांमार। म्यांमार का अफीम उत्पादन जो रहा वो लगभग 1080 मीट्रिक टन रहा, जबकि अफगानिस्तान का उत्पादन 95% से गिरकर लगभग 300 टन के आसपास हो गया। ध्यान रखिएगा, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? म्यांमार है। अगला क्वेश्चन आता है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, संसद ने देखिए तेलंगाना राज्य के मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक जो है हाल ही में पारित किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इस विश्वविद्यालय का नाम जो है माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा के देखिए नाम पर रखा गया है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में क्रेजी जीके ट्रिक के अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।